तो हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। मैं आपको बताऊंगी जो पियाजे ने दी थी हमारी। देखो, हर स्टेज में बच्चे की कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं वो अपग्रेड्स होती हैं। ठीक है। जब एक स्टेज से बच्चे की कॉग्निटिव स्किल अपग्रेड होती है तो वो आपकी नेक्स्ट में जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। बर्थ से लेकर 2 साल तक के बच्चे की जो स्टेज होती है वो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जिसमें बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू जो भी अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड की वो आपकी सीखता है। उसके बाद 2 से 6 साल के एज में बच्चे की जो स्टेज होती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक पर्सपेक्टिव इसमें बच्चे का फॉर्म होता है, जिसमें बच्चे के अंदर मतलब थिंकिंग स्टार्ट होती है और आपकी जो लैंग्वेज है वो आपकी स्टार्ट होती है। माना जाता है, आज भी इस चीज़ पर डिबेट होती है, लाइक जो वाइगोत्स्काय हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि पहले बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलप होती है, उसके बाद आपका थॉट डेवलप होता है। बट पियाजे बोलते हैं कि पहले बच्चे के अंदर थॉट डेवलप होता है, उसके बाद ही अब बच्चे के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो आज भी इस चीज़ पर डिबेट है। उसके बाद 6 से लेकर 12 साल तक की जो एज है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें मेंटल मैनिपुलेशन पॉसिबल होता है इस स्टेज में। ठीक है। और उसके बाद आपका होता है 12 साल से अबोव फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, आपके लॉजिकल सिस्टमेटिक थिंकिंग और आपके रिफ्लेक्टिव थॉट्स होते हैं। उसके बाद ये जितना भी है आप फर्दर आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि इसमें आगे आपके इसमें बहुत ब्रॉड लेवल पर आपका दे रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेजेस की, जो बर्थ से लेकर 2 साल तक का जिसका पीरियड होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपकी स्टेजेस होती हैं। इसमें बच्चा अपने एक्शंस के थ्रू किसी चीज़ को जानता है। तो अब हम बात करते हैं सब स्टेजेस ऑफ द सेंसरी मोटर पीरियड। इसमें सबसे पहले आपका होता है सिंपल रिफ्लेक्स। ओके, मैं इस चीज़ को करती हूँ पहले। सिंपल रिफ्लेक्स में क्या होता है, इसमें इसका जो टाइम पीरियड होता है वो आपका फर्स्ट मंथ होता है आफ्टर बर्थ, यानी आपके जो बर्थ के बाद आपका पहला जो मतलब 1 महीने का जो बेबी होता है आपका 1 मंथ ऑफ बेबी, उसके अंदर ये सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो आपके बोर्न होते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। इन्होंने बोला है ऑल सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड मोटर एक्शंस आर गवर्न्ड बाय रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। देखो, बेसिकली इसमें क्या होता है आपका सिंपल रिफ्लेक्स में, इसमें जो रिफ्लेक्स होते हैं वो आपके इनबोर्न होते हैं। ठीक है। और जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो भी इनबोर्न होते हैं यानी वो जन्मजात होते हैं, वो अनइंटेंशनली होते हैं। यानी जो भी आप इसमें एक्शंस करोगे वो आप सोच समझकर इस स्टेजेस में नहीं करोगे। क्यों इस स्टेज में नहीं करोगे सोच समझकर? क्योंकि 1 महीने का बच्चा है, उसके अंदर अभी जो मेंटल या कोग्निटिव जो एबिलिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। तो सिंपल जो रिफ्लेक्स है उसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे के अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो आपके इनबॉर्न होते हैं, और जो भी आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो आपका अनइंटेंशनली होता है, यानी बिना सोचे समझे वो एक्शंस करता है। मान लो कि इसमें जो बच्चा है वो बाय लुकिंग, बाय सकिंग थम या ग्रास्पिंग, ये इनके अंदर रिफ्लेक्स बिहेवियर पाए जाते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आप बच्चे की हथेली पर अपनी उंगली को रखोगे तो वो आपकी उंगली को ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। तो वो सोच समझकर नहीं करता है कि हाँ भाई ये उंगली है मुझे इसकी पकड़नी है। नहीं, पियाजे क्या बोलते हैं कि इस स्टेज में वो जो उनके रिफ्लेक्स एक्शंस है वो अनइंटेंशनली होते रहते हैं।
ठीक है। तो ये होता है सिंपल रिफ्लेक्स, जिसमें आपकी वो हर इन्फेंट है वो हर चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सक करता है। अब उसके बाद हमारी जो आती है वो हमारी होती है फर्स्ट हैबिट्स और प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, जिसका टाइम पीरियड होता है 1 महीने से लेकर आपका 4 महीने का बच्चा। ठीक है, जो 4 महीने का बच्चा होता है। अब हाँ, यहाँ एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है। ऊपर वाली स्टेज में जब 1 महीने का बच्चा होता है उसके जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो अनइंटेंशनली होते हैं। बट जैसे जैसे आप अपने फर्दर स्टेजेस में जाओगे, आपके जितने भी एक्शंस होते हैं वो आपके इंटेंशनली होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके रिफ्लेक्स एक्शंस है वो कुछ हद तक चेंज भी होते हैं और आपके रिपीट भी होते रहते हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ आपका कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अब कोऑर्डिनेशन किसका होगा? सेंसेशन प्लस स्कीमा, इनको हम कोऑर्डिनेट, दोनों का कोऑर्डिनेशन से ही आपकी ये जो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। इसमें क्या होता है कि पहले वाले में हमने क्या देखा कि बच्चा हर चीज़ को सक करता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो ये प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं इसमें बच्चे की फर्स्ट हैबिट्स डेवलप होती हैं। इसमें सेंसेस प्लस आपका पहले वाले में क्या था, सेंसेस प्लस स्कीमा, यानी सिंपल रिफ्लेक्स वाली स्टेज में। इसमें क्या है, सेंसेशन प्लस स्कीमा, इनको आपका क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक है। अब इसमें जो आपकी कोऑर्डिनेट करोगे तो इसमें क्या होता है कि आपने यहाँ भी किया है और आपने ऊपर भी किया था, बट डिफरेंस इतना है कि ऊपर आपकी वो चीज़ों को समझता नहीं था अनइंटेंशनली, अब वो इंटेंशनली आपकी बॉडी को पकड़ता है, यानी वो खुद की बॉडी को अब इसमें सोचना शुरू कर देता है। और वो क्यों रिपीट करता है, फिर वो ना अपनी रिएक्शंस को रिपीट करता रहता है। क्यों रिपीट करता है? क्योंकि उससे, बिकॉज द इन्फेंट फाइंड्स प्लेजर इज़ बीइंग एबल टू कंट्रोल इट्स बिहेवियर, क्योंकि उस बिहेवियर से, जो रिपीटेड बिहेवियर है उससे उसको प्लेजर गेन होता है। लाइक पहले भी ऊपर भी थंब वो सक करता था और इस स्टेज में भी थंब है वो आपके सक करते हैं, तो उनको प्लेजर फील होता है, और जो प्लेजर होता है वो आपका सूदिंग प्लेजर होता है। अब अगली जो स्टेज है वो आपकी आती है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। ये 4 महीने से लेकर 8 महीने तक के बच्चे के बारे में आपको बताएगा। इसमें क्या होता है, अब इसमें वो अपनी खुद की बॉडी के एक्शन, जैसे इससे जो अबोव हमारी स्टेज थी उसमें सेंसेशन प्लस स्कीमा का कोऑर्डिनेशन होता था, बट इसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है वो आपका होता है किस किस के बीच में आपका कोऑर्डिनेशन होता है, जो बॉडी है और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में आपका कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब इसमें क्या होता है, वो अपनी खुद की बॉडी के एक्शन को और ऑब्जेक्ट को कोऑर्डिनेशन करना सीखता है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि उसमें वो अपने हाथों में ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, उनकी जो अपने हाथों में ऑब्जेक्ट होती है वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करना सीख जाता है। आपको पता है इस चीज़ का? पहले वाले स्टेज में क्या था कि आप रैटल, इस पहले वाली जो इससे ऊपर वाली स्टेज थी आपने रैटल देखा होगा। ठीक है, तो उस रैटल का मतलब होता है झुनझुना। तो बच्चे इस जो 4 से लेकर 8 महीने के बच्चे होते हैं वो उस रैटल को शेक करेंगे। ठीक है, तो अब वो शेक करेंगे तो रैटल उसके लिए ऑब्जेक्ट है, यानी दूसरी ऑब्जेक्ट है। अब वो जो शेक करते हैं अपने हाथ को, तो वो जब हाथ को अपने शेक करते हैं तो जो उसका हाथ है वो उसकी बॉडी का एक्शन है, और जो वो रैटल को भी शेक होता है तो वो दूसरी ऑब्जेक्ट है। तो इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बच्चा इस स्टेज में सीखता है। और देखो, बच्चे को इस स्टेज में रैटल, झुंझुनी, साउंड वाला प्लेजर चाहिए होता है, तो इस स्टेज में बच्चे को जो प्लेजर मिलता है वो आपका साउंड वाला मिलता है।
तो आया समझ में? तो आप रैटल दोगे, फिर बार 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 वो उसको शेक करेगा, फिर तो इसको ना, इस जो सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं, ऐसे जो रिपीटिशन होती है, उसमें उसको मज़ा आता है। तो इसको हम बोलते हैं इस स्टेज में फोकस ऑन मैनिपुलेशन होता है, यानी उलटना पलटना उसको, जैसे मेनली रैटल होते हैं, ठीक है। तो इसको शेक करना, तो इस स्टेज में आपका होता है 4 से 8 महीने का। बेसिकली इसमें यही होता है कि वो खुद की बॉडी के एक्शन को और दूसरी जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच कोऑर्डिनेशन करना सीखता है। जैसे इन्होंने बोला है ना, आप देखो नीचे, द सडन डिस्कवरी ऑफ हिज हर एबिलिटी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम देयर ओन बॉडी इज प्लेजरेबल फॉर द इन्फेंट। अब उसके बाद आपकी जो फोर्थ स्टेज आती है वो आपकी होती है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस, जिसका टाइम पीरियड होता है आपका 8 महीने से लेकर आपका 12 महीने तक। इसमें क्या होता है, इन्होंने बोला है कि फुली इंटेंशनल बिहेवियर होता है, क्योंकि देखो जो पहली स्टेज होती है उसमें बच्चा बिना सोचे समझे करता है अपने रिएक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस। बट इसमें उसके बाद जितनी भी स्टेजेस होती है उसमें बच्चा इंटेंशनली वो एक्शंस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। वो सिंपल है ना, मोटर एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं। जो 8 से लेकर 12 महीने का बच्चा होता है वो छोटी छोटी मोटर एक्टिविटीज़ को डिस्कवर करते हैं। इन्होंने बोला है, हाउ एवर इन दिस स्टेज अदरवाइज अनरिलेटेड एंड नॉन प्लेजरेबल मोटर एक्टिविटीज़ सच एज ग्रास्पिंग एंड सकिंग आर कोऑर्डिनेटेड टू अचीव सिंपल गोल्स। For instance, an infant may reach out and grasp the feeding bottle kept nearby on its own when hungry। तो इसका मैं बेसिकली जो इसमें बोल रखा है वो यही है पूरी स्टेज में, कि बच्चा धीरे धीरे, इसमें क्या होता है, किसका कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, जो आपकी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस था उसमें कोऑर्डिनेशन सेंसेशन प्लस स्कीमा का था। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस में आपका बॉडी के जो एक्शन था और ऑब्जेक्ट के बीच में आपका कोऑर्डिनेशन था। और कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन में आपका गोल और प्लस आपका मीन्स का कोऑर्डिनेशन है, यानी इनके दोनों के डिफरेंस को जान जाता है बच्चा। यानी जो 8 से लेकर 12 महीने का बच्चा होता है वो इन दोनों के डिफरेंस को जानता है, यानी वो अपने गोल्स को ढूंढने के लिए तरह तरह के मीन्स को ढूंढ लेता। मीन्स होते हैं साधन, जरिया, ठीक है। लाइक उसकी कोई टॉय है या फिर उसका कोई ऑब्जेक्ट है, वो किचन या टेबल शेल्फ के नीचे है, तो वो ना उसको क्रॉल करके अपनी ऑब्जेक्ट को ले लेगा। यानी उसका जो गोल है वो उसकी ऑब्जेक्ट को गेट करना है, ठीक है। वो कैसे ना कैसे, वो अब चाहे वो किसी अपने जो यंग होंगे उनसे, या फिर जो उसके बड़े होंगे फैमिली मेम्बर्स होंगे उससे बोलेगा अपनी लैंग्वेज में कि मुझे वो टॉय चाहिए, या फिर खुद जाएगा। तो ये क्या होता है कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग मीन्स को फाइंड करते हैं। ओके, तो इस स्टेज में था आपका ये 8 से लेकर 12 महीने तक के। मान लो कि उन्होंने बोला है कि उसको बच्चे को भूख लगी है, ठीक है। तो बच्चा अपनी बोतल को खुद ही पकड़ लेगा। पहले हम उसको पकड़, जो पहले की स्टेजेस होती थी उसमें उसको स्कैफोल्डिंग की नीड होती थी, उसको नीड होती थी कि हाँ भाई को उसको पकड़े। बट जब इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चे को भूख लगी है, उसका गोल है कि हाँ भाई मुझे दूध पीना है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा अपनी बोतल को। तो उसके बाद आपकी जो फिफ्थ स्टेज है वो आपकी होती है टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शंस। ये 12 से लेकर आपकी 18 महीने वाली एज होती है। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इस स्टेज में बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं। और इस स्टेज में क्यों क्यों लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं, क्योंकि अब वो ना, उनकी क्यूरियसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा आपकी प्रबल हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक पीक लेवल पर होती है, ठीक है। इसमें अब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, अब वो ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी पर फोकस नहीं करेगा, वो आपका ऑलमोस्ट मेंटल एक्टिविटीज़ पर आपका फोकस करेगा।
यानी इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ कि अब वो अपनी खुद सीखेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सप्लोर करेंगे खुद को बच्चा। तो इसमें इस स्टेज में ये होता है, ये नहीं होता है कि हाँ भाई आपका जो पहले वाले स्टेजेस होती थी बस खाली फिजिकल, नहीं नहीं नहीं, इसमें मेंटल एक्टिविटीज़ पर भी आपका ध्यान होता है। लिटिल साइंटिस्ट इसी ही एज में बच्चे को माना जाता है, क्योंकि इसमें वो एक्सप्लोर करते हैं, बच्चे गलती करेंगे, उससे सीखेंगे, फिर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे एक्सपीरियंस लेंगे। तो इस स्टेज में, इस वजह से इस स्टेज वाले बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला जाता है। अब पहले वाली स्टेज में क्या था, उसके पास हम रैटल को ही ले लेते हैं, झुनझुना था, वो उसको बजाकर उसकी साउंड के प्लेजर से खुश रहता था। ओके, बट इस स्टेज में क्या होगा, अब वो उस रैटल की साउंड से खुश नहीं होगा, अब वो उस रैटल को नीचे गिराएगा, उसको तोड़ेगा, या फिर कोई टेडी बियर है उसको नीचे गिराएगा। अब उसके अंदर मेंटल एक्टिविटीज़ डेवलप होनी शुरू हो जाती है, मैं इसको नीचे गिराऊंगा तो इसको क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, वो गर्म पानी में हाथ देगा, तो मैं उसको बोलते हो कि ताता, इन लोकल लैंग्वेज, या फिर गर्म, तो हम ये क्या बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली, हमें बताने की नीड नहीं है, वो ना ऑटोमेटिकली उसको पीछे, मतलब उससे अगली बार जब वो उस पानी में हाथ डालेगा तो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा। तो इस स्टेज में बच्चा ट्रायल एंड एरर मेथड से आपका सीखता है। अब उसके बाद क्या होता है, सिंबॉलिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर इसको हम बोलते हैं अर्नी रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अर्नी रिप्रेजेंटेशनल, ये आपकी मेंटल स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। इसमें आप बच्चे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, कि मान लो कि पहले क्या होता था, आपके पास चॉकलेट है और आप बोल देते कि बेटा वो तो गई, उसको तो जो चुड़ैल लेकर चली गई, मैंने उसको दे दिया, ठीक है। बट अब इस स्टेज में बच्चे के स्टार्टिंग, आपकी जो थिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है कि बच्चा अब मेंटल एक्टिविटीज़ पर पहले के स्टेज के कंपैरिजन में अब और ज़्यादा फोकस करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस में सबसे पहले बताते हो, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपने वो बच्चे से छुपा दी, और आप बच्चे को बोलते हो कि बेटा वो तो ना वो पड़ोस वाला भैया वो ले गया, या फिर जो उसका बहुत ख़ास है, आपने उसका नाम ले दिया बच्चे के सामने कि उसको वो ले गया। तो आप उसको पागल नहीं बना सकते हो, उसको पता है कि जो भी टॉय है या चॉकलेट है या XYZ है, वो आपने आपने फ्रीज में रख रखी है, मान लो चॉकलेट है, आप उसको चॉकलेट छुपा रहे हो, तो आप उस बच्चे ने आपको देख लिया कि आपने उसको फ्रीज में डाली है, तो वो आपने फ्रीज में रखी है, तो वो बच्चा ना उस चीज़ को समझ जाएगा कि हाँ भाई मम्मा मुझे बस चला रहे हैं। तो वो फ्रीज का जो है वो डोर ओपन करेगा और अपनी चॉकलेट को लेगा। तो ये जो है सिंबॉलिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें यही आती है मेनली, ऑब्जेक्ट आपका परमानेंस, यानी बच्चा सिंबॉलिकली इंगेज होता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, अपनी, और जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो बाथ टब होता है, ठीक है, स्टूल को बच्चे उसके डोल का बाथ टब बना लेंगे, तो ये सारी चीज़ें सिंबॉलिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही आती है। इसमें प्ले बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी बच्चे इस स्टेज में, इस एज में बच्चे सिंबॉलिक आपका प्ले खेलते हैं। और सिंबॉलिक प्ले क्या है, जैसे हमारे लिए किचन यूटेंसिल्स होते हैं, उनके लिए नहीं होते, वो कुछ का कुछ आपका बना लेते हैं। मैंने भी बताया ना कि आपका जो स्टूल है उसको बच्चे का डोल का बाथ टब बना लेंगे, ठीक है। और बॉटल्स हैं, तो मेरी जो सिस्टर थी, मेरी यंगर सिस्टर, वो बॉटल्स को डोल बना लेते थे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोग्निटिव एबिलिटीज़ इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये स्टेज क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस स्टेज में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, यानी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट इस स्टेज में आपका होता है।
इस स्टेज में जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, बेसिकली इस स्टेज में बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? जिसमें आप फील कर सकते हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो इसको हम बोलते हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब पियाजे क्या बोलते हैं? उन्होंने बोला है पियाजे सजेस्ट करते हैं कि इंडिविजुअली इस स्टेज पर जब पहुंचता है ना, तो वो बेसिकली ये जो स्टेज होती है वो पियाजे बोलते हैं कि 11-12 साल की एज में बच्चा इस स्टेज पर पहुंचता है। वैसे बेसिकली बच्चा इस स्टेज में एडोलेसेंस एज में आकर आपकी पहुंचता है। ओके, इसमें क्या होता है? इन्होंने बोला है कि इस स्टेज में ना बच्चे के अंदर एक एबिलिटी होती है थिंकिंग, और वो क्या होती है? दे आर एबल टू थिंक इन टर्म्स ऑफ वट माइट बी इन प्लेस ऑफ वट इज। इसका मतलब क्या होता है कि जो मौजूद हमारे पास कोई चीज़ है, उसके प्लेस पर और क्या हो सकता है। वो ये नहीं करते कि हाँ भाई जैसे पढ़ा दिया, नहीं, वो ना क्वेश्चन पुटअप करते हैं। बॉम्बार्डिंग क्वेश्चंस उनके पास होते हैं कि यार क्यों ना यार, ये जो सम है, ये इस फॉर्मूले से ना लगाकर हम इस आइडेंटिटी से लगा दे तो ऐसे नहीं हो सकता। तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस है, इस टाइप की जो थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर इस स्टेज में आपकी डेवलप होती है। ओके, उसके बाद दे हैव द एबिलिटी टू इमेजिन पॉसिबिलिटीज एंड फॉर्मुलेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। दिस इज डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। देखो, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इनके अंदर इस स्टेज के अंदर डेवलप होती है। मैंने जैसे कल इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग का बताया था आपको कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉडली, इसमें मैं आपको हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ना। इसमें क्या होता है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बेसिकली होता क्या है? इसमें ना डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग इन दोनों का कॉम्बो होता है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, इसमें इंडक्टिव रीजनिंग भी होती है, डिडक्टिव रीजनिंग भी होती है, बट सबसे ज़्यादा जो मेजर पार्ट आपका इन्वॉल्व होता है वो डिडक्टिव रीजनिंग का होता है। ठीक है, ये नेचर में आपकी क्वालिटेटिव होती है। मैं बुक से थोड़ा अलग बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो। इसमें क्या होता है, ये इस स्टेज में आकर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आकर बच्चे के अंदर आपके डेवलप होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें ना लाइक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट आपकी थ्योरी बनाते हैं, तो जो साइंटिस्ट उस थ्योरी को बनाते हैं, उसके बाद ये थोड़ी ना कि बना दिया, उसके बाद उनको प्रूफ करना होता है। हमेशा रिसर्च में दो हाइपोथेसिस होते हैं, एक तो नल हाइपोथेसिस और एक आपका होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये दोनों हाइपोथेसिस हर रिसर्च में होते हैं। एक दोनों आपस में पैराडॉक्स होते हैं, जो हाइपोथेसिस होते हैं वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट आपके करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद जो आपका हाइपोथेसिस ठीक होगा उसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद आपकी एक थ्योरी डेवलप होती है। जो वो थ्योरी डेवलप होती है, इसने वो ही आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होता है। यानी इसमें बेसिकली जो साइंटिफिक थ्योरी को प्रूव करते हैं, और ये इस एज में आ जाती है। और आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा, पियाजे ने पहले ही बोल रखा है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आपकी जो 12 साल से अबोव, अब अबोव में हम भी आ गए, उन्होंने कोई फिक्स टाइम नहीं दिया है, अबोव में हम भी आ गए हैं, ठीक है। तो इसने बोला है कि इस एज में आपकी साइंटिफिक थ्योरी को हम प्रूव करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो थ्योरी बनाते हैं ना, मान लो कि मैंने एक थ्योरी बनाई है, तो मैंने जो थ्योरी बनाई है वो तो आता है इंडक्टिव में,
इंडक्टिव जो होता है रीजनिंग वो थ्योरी बनाता है, बट डिडक्टिव रीजनिंग में उस थ्योरी को प्रूफ करते हैं। आई बात समझ? इंडक्टिव तो थ्योरी बना के ठीक है भाई, उसने थ्योरी बनाई, बट जो मेन वैलिडिटी का वेरिफिकेशन का आपका काम होता है वो आपका डिडक्शन का होता है। देखो इसने बहुत मतलब इसमें जो है कार्ल प्रॉपर बहुत फेमस है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया है कि डिडक्शन में बेसिकली प्रूव करना ही होता है आपकी हाइपोथेसिस को, किसी भी चीज़ को। आप एक एग्जांपल हो, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे 9th-10th में हो जाते हैं, 9th-10th 11th-12th आप उनको देखोगे, आपके जो सम होते हैं आप 9th-10th में, तो आप ना उन, क्योंकि सबको पता है, मैंने उस दिन भी बताया था कि जो भी बुक्स होती हैं वो बच्चे की माइंड की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो पब्लिश बनाई जाती हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि इस स्टेज में बच्चे की हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है। तो कभी भी देख लेना 9th-10th क्लास में आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ भाई ABCD इज़ अ ट्रायंगल, इसको प्रूफ करो। वो क्यों आता है? क्योंकि इस स्टेज में बच्चे का हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आपकी डेवलप होती है। पियाजे की थ्योरी इसमें एजुकेशन में तो बहुत ही ज़्यादा आपकी बेनिफिशियल होती है, मानी गई है। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें बेसिकली जो डिडक्शन होता है इसके अंदर फाल्सिफिकेशन का आपका प्रोसेस होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिकॉज ये नेट का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक होता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। सॉरी, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। एक नल हाइपोथेसिस है, मान लो मैं JRF का एग्ज़ाम निकालना चाहती हूँ, मुझे PhD करनी है। तो एक नल हाइपोथेसिस ये बोलता है कि JRF इज़ इम्पॉसिबल। एक ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया, JRF इम्पॉसिबल है। अच्छा, फिर उसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है JRF इज़ माइन, JRF तो मेरा ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे JRF निकालना है, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे? अब दो चांसेस हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, मैं बहुत ब्रॉड में समझा रही हूँ आपको, ये आगे भी काम आएगा। मेरे पास दो चांसेस हैं, दो स्टेटमेंट बना दी। एक बोल रहा है कि मैं बोल रही हूँ कि JRF मेरा है, मुझे JRF निकालना है। दूसरा बोल रहा है कि दूसरी स्टेटमेंट मेरे अगेंस्ट है, वो क्या बोल रही है कि JRF इम्पॉसिबल है, JRF बहुत टफ है, JRF नहीं निकलेगा। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर चांसेस है, मान लो कि किसी ने मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उसकी स्टेटमेंट ठीक होगी, उसकी थ्योरी वेरीफाई होगी। हाँ, मैंने बोला था ना कि JRF इम्पॉसिबल है। इफ़ मेरा JRF क्लियर हुआ तो उसकी हाइपोथेसिस जो भी उसने किया था, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट दी थी, वो ठीक होगी। बट अब होगा क्या? तो इसमें क्या होता है, एक की ठीक होती है आपका जो हाइपोथेसिस होता है और दूसरे का गलत होता है। तो इसमें जो फाल्सिफिकेशन होता है ना, उस पर पूरी की पूरी आपकी हाइपोथेटिकल जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो आपकी चलती है कि भाई एक स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी ही होगी। आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री के है ये करते हो, जियोमेट्री के ये प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हो, तो उसमें यही होता है कि हम स्टेटमेंट को, आपका जो स्टेटमेंट बनाते हैं लाइक ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, तो इसको प्रूफ करो। तो प्रूफ करने में हम जो भी एविडेंस लेते हैं, AB इज़ इक्वल टू CD, AB इज़ इक्वल टू CD पैरेलल, ये क्या होते हैं, तो इसमें हम रूल्स वगैरह हैं, हाँ उन्होंने अपने सेट कर रखे, उनको लगाकर हम प्रूफ करते हैं कि हाँ भाई हमारी ये प्रूफ हो चुका है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी थ्योरी है, इसमें जो भी हमें आउटपुट मिलता है ना, हम उसको वैलिडेशन करते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है या नहीं है, उसके बाद ही हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। मान लो कि मार्केट में कुछ मेडिसिन बनी है, तो पहले हम उसको चेक करेंगे, उसको वैलिडेशन उसकी क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, उसको हम चेक कर कर ही मार्केट में लेकर आएंगे। ओके, ये हमारी होती है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। आई समझ इसको? अब उसके बाद मैं इसमें एक मेथडोलॉजी का भी थोड़ा मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि बुक में तो बहुत ही कम दे रखा है, मैं थोड़ा इसको ऐड करती हूँ हाइपोथेटिकल इसमें रीजनिंग को।
सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट होता है आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। सबसे पहले हमारा जो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जांपल, मुझे जेआरएफ निकालना है, अमीशा को जेआरएफ निकालना है, जेआरएफ इज़ माइन। ये मेरी, क्योंकि मुझे उसको गलत, उस जो हाइपोथेसिस उसने बनाया है जेआरएफ इज़ इम्पॉसिबल, उसको गलत प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सेकंड स्टेप, मेरा पहला स्टेप था जेआरएफ निकालना है। सेकंड स्टेप, डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब मैंने प्रॉब्लम को देखा, फिर मैंने देखा कि यार मुझे तो एटलीस्ट 6 महीने में जेआरएफ निकालना पड़ेगा। तो मैंने वो अपनी जो भी प्रॉब्लम थी उसको मैंने स्टेटमेंट दे दी कि यार नहीं यार हमेशा मुझे उसको गलत प्रूफ करना है। तो ये चीज़ें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती हैं, सबके अंदर आती है, मैं आपको बताऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि हाँ भाई मैं इसको 6 महीने में इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगी। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, डेवलप हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में क्या होता है कि इसमें दो हाइपोथेसिस हमने डेवलप किए। एक तो चाहे तो ये इम्पॉसिबल है वाकई ही, चाहे फिर ये मेरा है, निकलेगा मेरा एग्ज़ाम। दो हाइपोथेसिस। चौथा पॉइंट स्टेप होता है इसमें डिटरमाइन मेजर्स। अब डिटरमाइन मेजर्स में क्या होता है कि इसमें अब मैं देखूँगी यार इसमें मैं क्या करूँ। अब मैंने जेआरएफ निकालना है, 6 महीने में मुझे निकालना है, दो ही चीज़ है, चाहे तो मेरा है, फिर मैं सब्सक्रिप्शन लूँगी, मैं पेड बैचेस लूँगी, मैं यूट्यूब देखूँगी, मैं टेस्ट सीरीज़ लगाऊँगी अपनी, मैं बुक सेट लूँगी, मैं क्वेश्चन बैंक लूँगी। तो ये मैंने डिटरमाइन किया। उसके बाद मैं डाटा कलेक्ट करूँगी, कहीं कहीं से अपना डाटा लूँगी, जैसे मैंने बताया कि टीचर्स के लेक्चर से, इन सब चीज़ों से मैंने अपना डाटा इकट्ठा किया। उसके बाद मैंने एनालाइज़ किया, अपने मॉक टेस्ट लगाए, उन चीज़ों से मैंने हर ये स्टेप बता रही हूँ मैंने एनालाइज़ करके देखा कि ओह मेरी ये इतने इतने मार्क्स हैं, जो भी था। उसके बाद लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है इंटरप्रिटेशन, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई अब मेन कंक्लूज़न आपका क्या है। तो इसमें क्या होता है, अब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी, लास्ट तो अभी अभी मेरा हाइपोथेसिस पता चलेगा ना कि हाँ भाई मेरा ठीक था या उनका ठीक था। तो अब जो मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी, तो मैंने देखा कि मैंने इतनी मेहनत की, इतने एफ़र्ट्स लगाए और मेरा जेआरएफ निकल गया। अब जो मेरा जेआरएफ निकला तो उससे क्या हो गया, जो दूसरे का हाइपोथेसिस था इम्पॉसिबल वाला, वो हो गया रिजेक्ट। या मैं मेहनत नहीं करती और मेरा एक टाइम पर जेआरएफ नहीं निकलता, तो मेरा हाइपोथेसिस था वो होता रिजेक्ट और उसका होता एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इसी ही पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हम इसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं, अपनी जो डिडक्टिव का मैंने भी बताया है कि इसमें हम फॉल्सिफाई करते हैं एक स्टेटमेंट को, और ये आपकी हम उसमें रीजनिंग का यूज़ करते हैं, जो मैंने आपके स्टेप्स वगैरह बताए हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छे तरीके से आपको अब समझ आ गया होगा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद हमारा टॉपिक है बियॉन्ड बियॉन्ड पियाजे थ्योरी पोस्ट फॉर्मल रीजनिंग। तो हम जो पियाजे की थ्योरी है उसके पीछे एक और हमारी रीजनिंग मानी जाती है, और वो क्या है, पोस्ट फॉर्मल। वैसे ही पियाजे ने नहीं दी थी, इसमें बोला है मैनी रिसर्चर्स हैव फेल्ट दैट पियाजे डिड नॉट प्रोवाइड क्लोजर टू हिज थ्योरी बाय नॉट इंटीग्रेटिंग द स्टेज फॉर एडल्टहुड। तो इसलिए मैं बता देती हूँ, इसमें इन्होंने क्या बेसिकली बोल रखा कि बहुत रिसर्चर मानते हैं कि पियाजे की थ्योरी को वो क्लोजर नहीं था, मतलब पियाजे की ये नहीं मानते कि हाँ भाई पियाजे की थ्योरी का अंत है, क्योंकि मानते हैं कि पियाजे ने जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दी है उसके पीछे एक स्टेज और है, वो है पोस्ट फॉर्मल रीजनिंग। ठीक है, इनकी थ्योरी पर, पियाजे की थ्योरी पर अभी भी रिसर्च चला हुआ है। ठीक है, नाउ तो इसमें क्या बोला कि इन्होंने रिसर्च हुई थी 1970 में, उनकी जो मैच्योर थिंकिंग है वो, मतलब इन्होंने बोला है कि जो उनके मैच्योर थिंकिंग है, जैसे ये बोलते हैं कि हाँ एडोलेसेंस में मैच्योर थिंकिंग होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट मैन्युपुलेशन से बहुत अच्छी होती है।
ठीक है, जो मैच्योर थिंकिंग होती है वो इनके रिसर्च ने बोला था। अब उसके बाद आपका जेन सिनोट ने बोला कि अब मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फीचर्स, इसको ये क्वेश्चंस में भी आते हैं, इनको ध्यान से सुनना। जो आपका जेन सिनोट था, इन्होंने कुछ सैलिएंट फीचर्स दिए जो आपके एडोलेसेंस के सिंपल एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक से बहुत ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, जो उन्होंने बताए थे पियाजे ने कि हाँ भाई फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ये आपके होते हैं, ये आपके फीचर्स होते हैं, तो जेन सिनट ने बोला कि पोस्ट फॉर्मल रीजनिंग में आपके उससे ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग गियर्स। शिफ्टिंग गियर्स में क्या होता है? शिफ्टिंग गियर्स होता है द एबिलिटी टू मूव बैक एंड फोर्थ इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड प्रैक्टिकल रियल लाइफ कंसिडरेशंस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी शिफ्टिंग गियर्स होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपके रियल लाइफ के थॉट्स होते हैं उसमें आगे पीछे होना, यानी उसमें मूवमेंट आपकी होती है। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मैं जो है इसमें बेसिकली क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इसने बोलने हैं या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इसने बोलनी है, उनकी मूव एबिलिटी टू मूव बैक एंड फोर्थ। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आपको बता देती हूँ या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपको बता देती हूँ, वो क्या होते हैं। देखो, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वो होती है, आइडियाज़ या रीजनिंग नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिकली इंटेलिजेंसी से और क्रिएटिविटी से हमारी एसोसिएट होती है। इसमें आपकी एब्स्ट्रैक्ट में आपकी फीलिंग्स आती हैं, आपके इमोशंस आते हैं। अब फीलिंग्स इमोशंस को आप फील कर सकते हो, आप देख नहीं सकते उसको। तो इन्होंने बोला है कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, उसके जो आपके उनके जो आगे पीछे जो उनके विचार होते हैं हमारे रियल लाइफ में, उसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग गियर्स। कभी हैप्पीनेस, कभी आपका सोरो हो जाते हो, तो ये सारी चीज़ें शिफ्टिंग गियर्स आपकी होती हैं। तो ये हमारी एज में भी होते हैं। ठीक है, कभी सक्सेस हमारी अप है तो हम कभी डाउन हो जाते हैं, तो ये हमारी होती है लाइक हैप्पीनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आती है। ठीक है, आपकी फ्रीडम, आपकी पीस, आपका ट्रूथ। तो हमें इसमें बेसिकली एग्जैक्टनेस का पता नहीं चलता है कि हाँ भाई हमारी इतना पीस है, इतनी हमारी फ्रीडम है, इतनी हमारी हैप्पीनेस है, इसका कोई आपका वो नहीं होता है एग्जैक्ट, जिसको बोल सकते हैं कि आपकी क्या बोलते हैं एसआई यूनिट या फिर क्वांटिटी इसकी होती है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, शिफ्टिंग गियर्स, जिसमें आपकी एबिलिटी होती है टू मूव बैक एंड फोर्थ। ओके, ये सबके साथ होता है इस एज में। अब उसके बाद आता है मल्टीपल कॉजलिटी, मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या होता है, इसका मैं आपको बता देती हूँ। इस एज में जो पोस्ट फॉर्मल है, इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स के बहुत ही रीज़न होते हैं और बहुत ही सॉल्यूशंस भी होते हैं। इस एज में आपके पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, बट इसमें हम ब्लेमिंग करके आप दूसरों पर उसको प्रॉब्लम्स को डाल देते हो, बहुत ही रीज़न होंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसके पास आप इस एज में आपकी सॉल्यूशंस भी होते हैं। और थर्ड आपका पॉइंट आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी का एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं आपका डिसिप्लिन है फिलोसफी में। आपको मैं प्रैग्मेटिज्म के बारे में बताती हूँ पहले क्या होता है। जो इन्होंने बुक ने जो दे रखी है, बुक में है आपकी जो डेफिनेशन, वो है ऑफ ऑल पॉसिबल चॉइसेस द एबिलिटी टू चूज द बेस्ट सॉल्यूशन एंड रिकॉग्नाइजिंग अ क्राइटेरिया फॉर चूजिंग। ये आपकी बुक में है। तो प्रैग्मेटिज्म में होता क्या है कि प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये होता है कि मैं अपनी अपनी लैंग्वेज में बताऊं, थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल मैनर एंड सेंसिबल वे रेदर देन बाय हैव फिक्स्ड आइडियाज़। ये मेरी लैंग्वेज है, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है,
उसको आपको प्रैग्मेटिज्म के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिकली सॉल्व करना है, ना कि सेंसिबल तरीके से, ना कि हाँ भाई आपके पास शुरू से ही कोई आइडियाज़ फिक्स हैं, उसको मतलब इथिकल या फिर आपका पर्सपेक्टिव इसमें यूज़ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको प्रैग्मेटिज्म में बेसिकली आपको सारे प्रैक्टिकल डिसीजन लेने होते हैं, और ये हमारी लाइफ में भी होता है, और ये डेवलप हमारे अंदर कोग्निटिव एबिलिटी डेवलप होती है। तो प्रैग्मेटिज्म का एक मैं आपको एग्जांपल दूं, तो इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। इफ़ यू हैड टू चूज बिटवीन सेविंग समवन फ्रॉम द फर्स्ट और 21st फ्लोर ऑफ अ बर्निंग बिल्डिंग, इट वुड बी मोर प्रैक्टिकल टू सेव द पर्सन ऑन द फर्स्ट फ्लोर। मान लो, मैं प्रैग्मेटिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ आपको, यही है एग्जांपल कि एक बिल्डिंग है, आपकी एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है, ठीक है। तो और वो जो आग है वो आपकी 20वें फ्लोर तक पहुंच चुकी है, ठीक है। अब 20वें फ्लोर तक आपकी पहुंच चुकी है, और उसमें आपके पास एक सिचुएशन आपके पास आ गई, आप बाहर खड़े हो और एक बिल्डिंग में आग लगती लगते हो 20वें से क्या 30वें फ्लोर तक आप पहुंच चुके हैं। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सी बात है अपने प्रैक्टिकली देखोगे उस सिचुएशन को कि हाँ भाई एटलीस्ट नीचे वाला जो फ्लोर है, ऊपर तो मैं जाऊँगा, मैं तो जलूँगी, मैं तो जा नहीं सकती हूँ, या मैं जा नहीं सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, आप जो सॉरी, आपके जो नीचे वाले फ्लोर के जो ग्राउंड फ्लोर के बंदे हैं, आप उनको निकालना ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो ये होता है आपका प्रैग्मेटिज्म, ये होता है आपकी कि हाँ भाई प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इसी में मेरी जो थिंकिंग थी, क्योंकि मैंने फिलोसफी में ये पढ़ रखी है प्रैग्मेटिज्म, तो इसमें यही है, द एबिलिटी टू, पॉसिबिलिटी चॉइसेस थी, आप 20, आपके पास चॉइसेस थी, 20 फ्लोर थे आपके पास। अब इसने बोला द एबिलिटी टू चूज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, तो आपने बेस्ट सॉल्यूशन चूज़ करने की एबिलिटी होती है, और वह क्या एबिलिटी थी कि हाँ भाई मैं फर्स्ट फ्लोर को चूज़ करूँ, बिकॉज ये जो फर्स्ट फ्लोर है वो आपका क्या है, बता सकते हो, वहाँ बचने के बच्चे के ज़्यादा चांसेस हैं, बच्चे के नहीं मतलब और भी जो वहाँ आपके लोग होंगे फर्स्ट फ्लोर के, वहाँ आपके बच सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ रिकोगनाइजिंग अ क्राइटेरिया फॉर चूजिंग, वो आपका क्राइटेरिया है, वो आपकी प्रैक्टिकलिटी पर डिपेंड है, आपकी, इफ़ आप ज़्यादा मोरल होते कि हाँ भाई मुझे अपनी जान की फ़िक्र नहीं है, मैं तो 20 के 20 फ्लोर के बंदे बचा सकता हूँ, वो आपकी चॉइस थी। बट प्रैग्मेटिज्म में यही होता है कि थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे रेदर देन बाय हैविंग फिक्स्ड आइडियाज़। उसके बाद अवेयरनेस ऑफ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स एक तरीके से लाइक एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, इनमें इंग्लिश की हम वोकैब के अकॉर्डिंग देखें तो पैराडॉक्स आपका कॉन्ट्राडिक्ट होता है, विरोधाभास आपका होता है, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के आप अगेंस्ट होते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी सॉल्यूशन होगा, उसमें ना आप कॉन्फ्लिक्ट अराइज करते हैं। लाइक मैं एग्जांपल आपके एग्जांपल के थ्रू पढ़ाऊँगी कि आपको क्या होता है कि मान लो कि आपके आपके घर में, आप सॉरी, आपके घर में भी बहुत ज़्यादा आपकी थॉट है, आपकी उस थॉट के अगेंस्ट हो जाएंगे कि नहीं ये विचार गलत है, क्योंकि सब अपनी समझ के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। अब तो ये यहाँ भी आपकी पैराडॉक्स होता है। अब इंडिया पाकिस्तान कंट्री में, और मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड ही, आप साइकोलॉजिकल हो, तो आपने सबसे पहले ये कौन था, ये पियाजे, आपने पियाजे को लिया, तो आपने कभी ये चीज़ नोट की है, आप हमेशा देखना हर एक साइकोलॉजिस्ट के क्रिटिज्म पॉइंट होंगे, वो क्रिटिसाइज़ कर रखे होंगे। लाइक पियाजे हैं, पियाजे ने बायोलॉजी हेरिडिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, वाइगोत्स्काई ने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, बच्चे का सोशल कॉन्टेक्स्ट भी होता है। अच्छा, वाइगोत्स्काई है, फिर दूसरा साइकोलॉजिस्ट आया, उसने उनकी थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। अच्छा, फिर दूसरे साइकोलॉजिस्ट आए, लाइक कोलबर्ग है, कोलबर्ग की किसी उसने दूसरे साइंटिस्ट ने आपकी ये क्या बोलते हैं इसको, इसको रिजेक्ट किया है आपके हाइपोथेसिस को।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी जो अवेयरनेस ऑफ पैराडॉक्स आपके उसमें होती है। ठीक है। तो इसमें आपको, और मैं साइंटिस्ट लाइक आपने ये पढ़ा होगा कि जे थॉमसन ने उसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया, फिर रदरफोर्ड आए। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, अवेयरनेस ऑफ पैराडॉक्स, जिसमें आपके पास दो स्टेटमेंट होती है और दोनों स्टेटमेंट्स के बीच आपकी कॉन्ट्राडिक्ट होती है। इसको बोलते हैं अवेयरनेस ऑफ पैराडॉक्स। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी पोस्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, और ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं आपके, तो इसको अच्छे तरीके से समझना। तो अगला टॉपिक हम करेंगे पियाजे के कंट्रीब्यूशन की बात, कि पियाजे ने अपने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। देखो, पियाजे खाली आपके साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। ठीक है, जो पियाजे हैं वो आपके साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वे आपके एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी थे। ये एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी आपकी फ़िलोसफी की एक टर्म है। इसमें क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजिस्ट को हिंदी में ज्ञान मीमांसा बोलते हैं, आई थिंक, हाँ, ज्ञान मीमांसा होती है हिंदी में। इसमें क्या होता है, इसमें स्टडी ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी वो होते हैं जो नॉलेज की स्टडी करते हैं। अब नॉलेज की स्टडी लाइक उनके क्वेश्चंस होते हैं, हाउ पीपल नो थिंग्स, जैसे पियाजे के थे, बच्चा कैसे चीज़ों को सीखता है, बच्चे के अंदर कैसे आपकी ये सेंसेस डेवलप होती है, कैसे वो इंफॉर्मेशन को गेन करता है, कैसे वो इंफॉर्मेशन को एसटीएम से एलटीएम में पहुंचाते हैं। तो इनकी एपिस्टेमोलॉजी की जो स्टडी होती है वो पूरी की पूरी आपकी नॉलेज पर बेस होती है। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन तो सबको पता है यार। कंट्रीब्यूशन में क्या है कि कंट्रीब्यूशन में इनका सबसे पहली बात है, इन्होंने बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट का एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। स्टेजेस में इन्होंने अपने डेवलपमेंट के बच्चों के कोग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस किया था। ठीक है। तो इन्होंने इसके स्टेजेस में आप बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस किया था, और मैं ऐड ऑन और कर देती हूँ आपके उसके लिए जो मास्टर्स में भी है, कि पियाजे ने खाली कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं दिया था, पियाजे ने आपकी मोरल डेवलपमेंट के बारे में भी बताया था, जिसकी दो स्टेजेस थी, ऑटोनोमस मोरालिटी एंड हेटेरोनोमस मोरालिटी। वो आप मास्टर्स में पढ़ोगे। तो इसने इंडिया में 1972 में सबसे पहले सिस्टमेटिक रिव्यू हुआ था। उसके बाद परमेश्वरन 1972 उसने 139 स्टडी बेसिकली जिसको बोलते हैं हिंदी में हवाला दिया था, और 21 इंटेलिजेंसी पर उनके सेंटर थे, मतलब जो उनकी रिसर्च थी वो 21 जो इंटेलिजेंसी के टॉपिक थे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट थे, उनके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था। 1980 में आनंद लक्ष्मी, फिर परमेश्वरम 2003 टेस्टेड किया था 6 से 12 साल के जो बच्चे थे, लाइक उन्होंने क्या किया था, जो साउथर्न आपके थे, आपके जो जिसको बोलते हैं हम साउथ इंडिया के, और आपके मिड वेस्ट अमेरिका के। ठीक है, इनके बच्चों को मैप बनाने के लिए दिया था। तो उसमें इंडिया के स्टूडेंट्स को बताया गया था कि रिसर्च में, कि इंडियन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके क्रिएटिव होते हैं। उसके बाद मैं आपके पियाजे की आपके बताती हूँ क्रिटिकल लेंस के बारे में। अब क्रिटिकल लेंस के बारे में जो थी कि हाँ भाई, मैंने अभी बताया था आपको जस्ट अवेयरनेस ऑफ पैराडॉक्स में, और वो आ ही गया कि देखो, हर कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, कोई भी आपकी किसी भी रिसर्च फील्ड में है, उसकी क्रिटिसिज्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उसकी क्रिटिसिज्म होगी उसको ही फिर उसी पर आपके उसकी कमी पर ही रिसर्च किया जाता है, फिर उसके अंदर कमी निकालेंगे, फिर उसमें रिसर्च किया जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो स्टडी है, जो आपका डेवलपमेंट है, उसमें आपकी एडवांसमेंट होती है। ओके। तो इसके क्रिटिकल लेंस क्या है, उन्होंने ना बहुत तो कमी भी थी इनकी उसमें क्या बोलते हैं थ्योरी में। सबसे पहले थे, उन्होंने बोला कि जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना, वो यूनिवर्सली एक ही तरह से होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट आपका हेलो मैम। हाँ हेलो। जी जी जो बच्चे का ये हम पियाजे की जो अप्रोच है उसमें क्रिटिकल लेंस पढ़ रहे हैं। उसने बोला है कि बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो यूनिवर्सली एक ही तरह से होता है। ऐसा नहीं होता है, ये इलॉजिकल बात है। वैसे यहाँ है कैसे यूनिवर्सली हम एक तरीके से हो सकता है, हम फिजिकली बोल सकते हैं उनकी जैसे प्रोक्सीमोडिस्टियल वो होती है डायरेक्शन, है ना, उसके थ्रू सिफेलोकोडल डायरेक्शन होती है, उसके थ्रू हम बोल सकते हैं। बट यूनिवर्सली एक तरीके से नहीं होता, कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हर बच्चे का कल्चर, सोसाइटी, फैमिली, पीयर्स वो आपकी अलग अलग होते हैं। तो ये इनकी क्रिटिसिज्म था। उसने ना स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस बताई है कि इस स्टेज में इतना, इस स्टेज में फिर इतना आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इस स्टेज में इतना, फिर आगे फॉर्मल वाले में इतना। ये गलत है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे की, मान लो जो 4 साल का बच्चा है वो 2 साल के एज में उन चीज़ों को सीखता है, या 4 साल का बच्चा है वो आपका जो उसको 4 साल की एज में सीखनी चाहिए वो 3 साल की एज में सीख लेता है। ठीक है। और जो 4 साल की एज में कोई ऐसा है सीखनी चाहिए वो 6 साल की एज में सीखता है। तो पियाजे ने खाली ये बताई थी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होती, ऐसा नहीं होता। उसने तो इंडिविजुअली डिफरेंसेस को कुछ माना ही नहीं। इंडिविजुअली डिफरेंसेस भी होते हैं ना, इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं तभी तो वो आपकी जब इस वजह से ही तो वो आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। आप अपने स्कूल में देख लो, आपकी जो आप क्लास में ही देख लेना, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, क्या 50 बच्चे सब सेम है तो एक ही एज ग्रुप के? नहीं ना, क्योंकि हर एक बच्चे का सोशल कॉन्टेक्स्ट अलग है, हर एक बच्चे का आपका कल्चर कॉन्टेक्स्ट अलग है, हर बच्चे का नेबरहुड सेटिंग ये इसी में आ जाती है, सोसाइटी और कल्चर में। और हर बच्चा आपके के अंदर अपनी इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं। ओके। बट इन्होंने क्या बोला है, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस, ये चीज़ें यहाँ आपकी गलत है। ये इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया ये वाला इंडिविजुअली डिफरेंसेस। ओके। वो बोलते हैं कि अभी मैंने बताया है कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाते हैं। लाइक मान लो कि कॉन्क्रीट से आपकी प्री ऑपरेशनल से आपकी कॉन्क्रीट पर जाते हैं तो उनके अंदर चेंज होता है। ठीक है। बट आपका क्या होता है, बट इसमें कोग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं होता है कि हाँ भाई आज आप 12 साल के हुए, कल आप 12 साल एक दिन के हो जाओगे, हाँ भाई अब आप पियाजे की स्टेज के अकॉर्डिंग अब आ गए फॉर्मल ऑपरेशन में तो आपके अंदर चेंजेस आ गया। ऐसा नहीं होता है। इसमें कोग्निटिव डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूसली धीरे धीरे डेवलप होता है, ना कि हाँ भाई गए नेक्स्ट स्टेज में और आपका आ गया कोग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। उन्होंने मतलब बच्चों के अंदर है ना बहुत खास पोटेंशियल्स होती हैं कुछ करने की, बहुत ज़्यादा, और उसके उनके अंदर बहुत ही पोटेंशियल्स होती हैं। तो उनके उसने पियाजे ने उनकी जो पोटेंशियल्स की जो एज होती है जहाँ बच्चे के अंदर एक झील होती है, तो उस एज को बहुत कम उन्होंने आंका है कि हाँ भाई, मतलब उन्होंने पोटेंशियल्स के बच्चे को इतना ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा आंका नहीं है, और आंका भी है तो बहुत ही कम उसमें उन्होंने मेज़र किया उस एज को। बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव इनको बोल सकते हैं हम, और बहुत ही ज़्यादा आपके वैल्यू लेडन थे ये। ठीक है। तो इन्होंने जो फॉर्मल ऑपरेशन में जैसे जिसको हम होट बोलते हैं उसको आपका रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है। इन्होंने जैसे बोला, इन्होंने ये नहीं बताया कि बच्चे के अंदर, जैसे मैंने बोला कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है, वो पियाजे ने नहीं बताई थी आपकी। ठीक है। वो आपकी बाद में अदर जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने रिसर्च किया, पोस्ट फॉर्मल उसमें थी आपकी ये। ठीक है। तो उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशन जो स्टेज थी उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग होता है जिसको हम होट बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट वो पियाजे ने किया ही नहीं।
ओके, इन्होंने मैंने अभी भी बताया है कि जो आपका सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट था उनको तो बिल्कुल ही इन्होंने इग्नोर कर दिया, और बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो आपका कैसे होता है, वो आपका बच्चे के जब सोसाइटी के साथ होता है, कल्चर के साथ होता है, तब आपका अच्छे तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी उसकी थी क्रिटिसिज्म। ओके, बाकी का जो हम टॉपिक है वो आपका कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।